नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो राजस्थान के जो रीति रिवाज हैं उनकी क्लासें हैं वो चल रही हैं। जो रीति रिवाज हैं उनकी क्लासें, तो जिसके अंदर आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम विवाह से संबंधित जो रस्में हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो कला और संस्कृति की जो क्लासें आर्ट एंड कल्चर की, उस प्ले लिस्ट में जाके आप इन क्लासों को देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद में आपको ऐसे बॉक्स बने हुए मिल जाएंगे जिसमें से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इससे लास्ट वीडियो उसका लिंक यहाँ मैं कोने पे डाल दूंगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उससे आप उस क्लास को देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये भी, आप अगर राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से क्लासें वो नहीं हो पाई थी, तो अब क्लासें वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैं वो कंटिन्यू बने रहेंगे। पीछे की क्लासें वो मैंने काफ़ी अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो ये मत सोचना कि मैंने क्लासें अपलोड नहीं की तो इस वजह से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट गई है। नहीं, वो आपकी गलती है, क्योंकि आप लोगों ने पीछे की जो क्लासें वो अपलोड कर रखी हैं वो देखी नहीं है जाके। तो वो क्लासें देख लीजिए ताकि ये चीज़ें भी आपको वो रिवाइज अब होती रहे। अब लगभग आप ये मान के चलिए कि जो आर्ट एंड जो कल्चर का पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट होने को है। उसके बाद में हम जो बाकी सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर साइकोलॉजी है, उसके अलावा मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, वो भी है वो करवाई जाएंगी। और उसके बाद में जो भूगोल है उनकी क्लासें भी हम आगे वो करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास वो स्टार्ट करते हैं। और आप में से जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी तो आप लोगों को है वो पता लग जाएगा। बाकी क्लासें आएंगी तो कंटिन्यू आएंगी। अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लासें नहीं हो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हुई थी। तो अब ये क्लासें वो आपको कंटिन्यू मिलनी स्टार्ट है वो हो जाएंगी। तो जो विवाह से संबंधित जो रस्में है उसके अंदर है सगपण या रोका। रोका तो हम नॉर्मली जानते हैं, तो सगपण ये नाम है, ये एग्जाम में हमको मिल सकता है, क्योंकि रोका तो सभी लोग जानते हैं। बाकी लगभग एग्जाम तो बनता तो नॉर्मली ही है, ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाया जाता, नॉर्मली बनाया जाता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। रोका है वो एक सगाई की रस्म होती है, तो जिनकी शादी हो चुकी है, यहाँ लगभग जो लोग देखते हैं वो 25+ की एज के हैं। जिनके अंदर जो लड़के हैं उनकी शादियाँ कम हुई हैं, लड़कियों की लगभग 90% है वो शादियाँ हो चुकी हैं। कुछ एक लड़कियाँ हैं जिनकी एज 25 के आसपास है, उनकी नहीं हुई है, जो 20 से 25 है, बाकी की हो चुकी है। तो सगाई कैसे होती है ये आप लोग जानते ही हैं। वागड़ जो क्षेत्र है उसके अंदर इस रस्म को टेवलिया कहा जाता है। उसके बाद में सगाई होगी, तो सगाई के बाद में शादी होगी, तो शादी के लिए सावा, ये जो विवाह का शुभ मुहूर्त होता है उसको सावा कहते हैं। राजस्थानी जो संस्कृति है उसके अंदर मुख्य जो ऐबुज सावा है, यानी इस दिन कोई मुहूर्त का देखने की जरूरत नहीं है, यानी इस दिन 24 घंटे शादी है वो की जा सकती है। तो टाइम का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये ऐबुज सावा होता है जो आखा तीज अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो जिनकी शादी हो चुकी है वो बताइए कि जो अक्षय तृतीया है ये कब आती है। ये जो हिंदी महीने हैं उनके अनुसार आप महीने और कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कौन से में आते हैं वो आप नीचे कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन है वो हो जाएगा। आप ये मान के चलिए भी अक्षय तृतीया है वो अब जो एग्जाम होंगे जो 2024 और 2025 के अंदर, उनमें से आपको एक एग्जाम के अंदर 100% ये क्वेश्चन है ये मिलेगा, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है। तो अक्षय तृतीया है उसको अबूझ सावे के रूप में माना जाता है। उसके बाद में बडालियो, वह व्यक्ति जो वर वधु पक्ष में वैवाहिक संबंध स्थापित करने में मध्यस्थता का काम करता है, यानी जो बिचौलिया होता है उसको ये बडालियो कहा जाता है। जो लोगों जिन लोगों को इसने अपने जाल में फंसाया है वो लोग तो जानते ही होंगे कि मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं, बडालियो। जिनकी शादी हो चुकी है उनको इन्हीं लोगों ने फंसाया है। तो ये जो चीज़ है ये भी आप लोग है वो ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है चीकनी कोथली। ये भी एक रस्म है जो चीकनी कोथली।
वैसे तो नॉर्मली अपने पॉलीथीन को कहते हैं, जिसके ऊपर कोई चिकना पदार्थ जैसे घी या तेल लग जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि चिकनी कोथली। लेकिन ये एक रस्म होती है। इस रस्म के अंदर कहते हैं कि सगाई के पश्चात वर पक्ष की ओर से वधू के लिए भेजे जाने वाले जो वस्त्र के अंदर जो बरी बोलते हैं हम, बरी बरी वो जो लहंगा होता है, आभूषण यानी जो हार, कड़े, अंगूठी, बिंटी, चैन जो भी भेजे जाते हैं वो। उसके बाद में बान बैठाना, यानी शादी से लगभग मैक्सिमम 7 दिन, मिनिमम 3 दिन का है जो बान बैठाने की रस्म है वो हमारे नॉर्मली की जाती है। तो ये विनायक स्थापना की रस्म है, यानी जो गणेश जी है उसकी स्थापना की जाती है। लड़का है उसका भी विनायक बनाया जाता है, लड़की है उसकी भी विनायक है वो बनाई जाती है। उसके बाद में जो पीठी की रस्म होती है जिसको हल्दायत कहते हैं, ये हल्दी की रस्म है। उसके बाद में आता है बत्तीसी नूतना। ये वर वधू की जो माँ है उसके द्वारा विवाह से पूर्व अपने पीहर जाकर पीहर पक्ष के सदस्यों को विवाह के लिए निमंत्रण है वो भेजा जाता है। यानी जो हम देसी भाषा में बोलते हैं कि बात नूतने गई है, तो ये वही बत्तीसी नूतना या बात नूतना, ये वही रस्म है जिसके अंदर माँ है वो अपने पीहर के सदस्यों को इनवाइट करने जाती है। उसके बाद में जो भात या मायरा, मायरा ये मारवाड़ की तरफ ये शब्द है, ये प्रचलित है। भात है ये नॉर्मली सभी लोगों के ये शब्द ही प्रचलित है। वर वधू के ननिहाल से भात लाया है वो जाता है, यानी जो वर है और वधू है उसके जो ननिहाल पक्ष है वो लोग शादी में कुछ सहायता के उपलक्ष्य में अपनी तरफ से कुछ धन या कपड़े या आभूषण जो देते हैं उनको ये कहते हैं। ये जो बात है इस रस्म के समय बीरा गीत है वो गाया जाता है। उसके बाद में जो मीराबाई थी उनके कहने पर रत्ना खाती के द्वारा नरसी जीरो मायरो नामक एक कथा वो लिखी गई थी। तो आजकल जो नॉर्मल क्वेश्चन आते गए, अगर स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर किया तो ये पूछा जा सकता है कि मीरा जो नरसी जीरो मायरो है ये नामक कथा किसके द्वारा लिखी गई है, तो रत्ना खाती के द्वारा। किनके कहने पे, तो मीराबाई के कहने पर। उसके बाद में मूगधना, ये विवाह में जो सूखी लकड़ियों को पूजने की ये रस्म है। जो हवन जलाया जाता है पूजा करने के लिए, तो उस समय जो विवाह में जो सूखी लकड़ी है उनको पूजने की रस्म है। उसके बाद में आता है चाक बात, जो विवाह पर कुमार व नए बर्तनों को पूजने की रस्म है। यानी विवाह के समय जो नए बर्तन लाए जाते हैं मिट्टी के, आजकल तो मिट्टी के बर्तनों को यूज कम करते हैं लेकिन पुराने समय में यूज करते थे। तो जो बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता था और नए बर्तन, उन दोनों को पूजने की रस्म है जिसको चाक बात है वो कहते हैं। उसके बाद में इकताई, ये विवाह में दर्जी को कपड़े सिलने के बदले दिए जाने वाला नेक, या कई जगह ये मिलता है कि जो नाप लेते हैं यानी जो मेजरमेंट है, जो वर है या वधू है, तो पहले गांव में जो दर्जी होता था वही इनके कपड़े सिलता था। आजकल तो अलग अलग दुकानों पर जाके अलग अलग डिजाइन की सिलते हैं, लेकिन उस टाइम जो मेजरमेंट लेते थे जो नाई था वर या वधू का, तो उस रस्म को ये इकताई कहते थे। और जो दर्जी होता था वो जिस वर या वधू के घर में शादी है वहीं बैठ के उन्हीं के घर पे ये कपड़े सिलता था। अभी 2 दिन लगते, 5 दिन लगते, 10 दिन लगते, तो कंटिन्यू सभी लोगों के कपड़े सिले जाते। सबसे पहले वर और वधू के सिले जाते थे। उसके बाद में बिंदोला, या इसको अपने बंदोरा बोलते हैं जो देसी बात है भाषा में, तो ये विवाह से पूर्व जो पारिवारिक सदस्यों के द्वारा वर या वधू तथा सगे संबंधियों को जो खाना खिलाने की जो रस्म होती है उसको बिंदोला, ये हिंदी भाषा में या अपने किताबी भाषा बोला जाता है, हम अपने जो लोकल भाषा है इसमें बंदोरा बोला जाता है। उसके बाद में बधावा गीत है, ये किसी शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। ये जो शुभ अवसर होते हैं उसके ऊपर ये बधावा गीत है वो गाए जाते हैं। उसके बाद में फलसड़ा गीत है, ये मेहमानों के आगमन पर गाए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो विवाह के अवसर पर जब कोई उनका जो प्रमुख गेस्ट आता है तो उस समय ये जो लेडीज है वो गीत है वो गाती हैं। तो उनके जो आगमन पर जो गीत गाया जाता है उसको फलसड़ा गीत है वो कहते हैं। उसके बाद में आता है परिणेत, ये विवाह गीत है।
जिनको गाए जाते हैं। उसके बाद में जो बन्ना बन्नी गीत है, ये वर वधू के लिए गाए जाने वाले गीत हैं, यानी जो बन्ना पक्ष है उनके भी गाए जाते हैं, बन्नी पक्ष है उनके लिए भी गाए जाते हैं। उसके बाद में बिनोटा, ये जो वर वधू की जो जूतियां होती है उसको कहते हैं। और यह जो जूतियां, वर की जो जूतियां छुपाने की रस्म है उसको क्या कहते हैं, वो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। उसके बाद है पौंरी, ये दुल्हन की ओढ़नी है उसको ये पौंरी है वो कहते हैं। उसके बाद है जो मोड़, ये वर वधू का जो मुकुट होता है ये उनके चेहरे पर बांधा जाता है, तो उसको उसके ऊपर ऐसे जो पंख से लगे होते हैं मोड़, ये वर वधू का जो मुकुट होता है उसको। और इसको अपने देसी भाषा में क्या कहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि वो भी हमें पता है वो लग जाए। मेरे को तो अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा उसका नाम, बोलते तो हैं लेकिन क्या है, जिसकी शादी हो चुकी है उसको तो याद ही होगा, वो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। उसके बाद में आता है बरी। बरी, ये दुल्हन के जो वस्त्र होते हैं उनको ये बरी है वो कहते हैं, यानी जो लहंगा और जो उनके साथ जो सामान और भी होता है तो उसको ही बरी है वो कहते हैं। उसके बाद में आता है चौवरी, जो विवाह का मंडप होता है उसको चौवरी है वो कहते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है तो उनको तो पता होगा, भी ऐसे चौकोर होता है जिसके अंदर बीच में अग्नि जलाई जाती है, एक साइड पंडित बैठा होता है, एक साइड दूल्हे और दुल्हन को बिठा दिया जाता है, बाकी साइड बाकी लोग है वो बैठे होते हैं। रियासती काल में लड़की के विवाह पर चौवरी कर है वो लिया जाता था। इस चौवरी कर से संबंधित कौन सा जो किसान आंदोलन है, तो नीचे आप कमेंट में कीजिए कि चौवरी कर से रिलेटेड जो कौन सा किसान आंदोलन है। ये मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे कि आपको जो पीछे जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है वो आप है वो उनको रिकॉल है वो करते रहें, ताकि आपकी तैयारी वो मजबूत होती रहे। आप अगर यहाँ जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 80% क्वेश्चन है वो एग्जाम में 100% मिलेंगे। 20% का तो देखिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि 20% के अंदर करंट के भी कई चीज़ें हैं और कई बार एग्जामिनर है वो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी डाल देता है। बाकी आप 80% मान के चलिए, और जो पास होने के लिए चाहिए वो 45 से 50% के लगभग अगर आप एग्जाम में नंबर ले लेते हैं तो लगभग संभावना होती है कि आप जीके में अगर इतने नंबर ले लेते हैं तो टीचर एग्जाम के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और बाकी एग्जाम है अगर आप 80% पेपर में आप करके आते हो, तो अगर आप 65% प्लस नंबर लेके आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो इसमें आपको कोई ये सोचने वाली बात है वो नहीं है। तो आप अगर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका 100% सिलेक्शन है वो हो जाएगा, क्योंकि मैं टोटल ये अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं रिवीजन है वो भी आपको करवाऊंगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है, कोई अपने कोर्स नहीं बेच रहे, कोई अपने टेस्ट नहीं बेच रहे, कुछ नहीं। तो सप्तपदी, ये जो 7 फेरों की रस्म है इसको सप्तपदी है वो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 4 फेरे लिए जाते हैं। ये क्यों है, इसके बारे में अगर कोई जानता है तो नीचे कमेंट है वो कर देना, लेकिन हमें किताबी तौर पर सप्तपदी यानी 7 फेरों की जो रस्म है यही पढ़ना है। उसके बाद में आता है जिम्मी, ये फेरों के समय वधू के मामा द्वारा जो वधू को ओढ़नी उठाई जाती है, उस उठाई जाने वाली जो ओढ़नी है उसको ही जिम्मी है वो कहा जाता है। उसके बाद है कुंवर कलेवा, ये फेरों के पश्चात जो वर को दिया जाने वाला जो भोजन है उसको कुंवर कलेवा है वो कहा जाता है। उसके बाद है कन्या बल, विवाह के दिन वधू के पारिवारिक सदस्यों द्वारा रखा जाने वाला जो उपवास है उसको कन्या बल है वो बोला जाता है, यानी कि जो विवाह का दिन होता है उसके अंदर वधू के पारिवारिक सदस्यों के द्वारा है वो उपवास है वो रखा जाता है। उसके बाद में आता है, इसको झोल भराई भी बोलते हैं, कोई गोल भराई बोलता है, कोई छोल भराई, लेकिन ये झोल भराई बोला जाता है जब वधू की विदाई के समय ये रस्म है वो होती है, जिसके अंदर वो वधू है वो पीछे जो मखाने टाइप है वो छिड़कती रहती है, उसको ये झोल भराई या छोल भराई बोलते हैं। उसके बाद में ओल्यू या कोयलड़ी, ये लड़की की विदाई के समय गाए जाने वाले गीत हैं, जिस जो ओल्यू या कोयलड़ी है वो कहते हैं। उसके बाद में जो बार रुकाई है, ये वर वधू के गृह प्रवेश के समय वर की बहन के द्वारा यह रस्म है वो की जाती है। इसके अंदर जो बहन होते हैं उसको कुछ ना कुछ पैसे या आभूषण के तौर पर दिए जाते हैं, इसी को ही ये बार रुकाई कहते हैं, यानी जो गृह प्रवेश किया जाता है
जो गाड़ी से उतारते समय वधू का, तो उस समय ये रस्म है वो की जाती है। उसके बाद में पग फेरो, ये दुल्हन का जो गृह प्रवेश होता है उसको ये कहते हैं। लेकिन पग फेरो नामक राजस्थानी जो रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट लगा के लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप है वो ध्यान में रखना। जो राजस्थानी रचना है जो करती है मणि, रचना और कृति ये एक ही है, शब्द है। उसके बाद में ये मणि मधुकर है, ये उसकी लेखक है। तो ये मणि मधुकर नाम है, ये नाम अलग है। ये कृति मणि मधुकर याद मत रखना, ये रचना या कृति इसको कहते हैं। पग फेरो नामक जो ये है, ये किसने लिखी है? मणि मधुकर के द्वारा लिखी गई है। पेशरो, वर वधु के गृह प्रवेश के समय यह रस्म है वो होती है, पेशरो। उसके बाद में भरोटी, वधु के द्वारा ससुराल में बनाया गया जो प्रथम भोजन है उसको भरोटी है वो कहते हैं। यानी वधु है वो ससुराल में जाके जो प्रथम बार भोजन बनाती है उसको भरोटी कहते हैं। उसके बाद है हथ बोलणु, जो लड़कियां हैं वो नीचे कमेंट करके बताना भी आपने फर्स्ट टाइम भोजन के तौर पे क्या बनाया था। अपने नॉर्मली तो हलवा ही बनता है, बाकी अगर किसी ने कोई 56 भोग बनाए हो तो नीचे कमेंट कर देना भी हाँ है कोई महान देवी। उसके बाद में हथ बोलणु, ससुराल में वधु का जो परिचय करवाया जाता है, यानी जो भी परिवार पक्ष के काका पक्ष है, ताऊ पक्ष है, जो भी हैं उन सब से उनका जो मिलवाया जाता है उसको हथ बोलणु कहा जाता है। उसके बाद में ओलंदी, वधु के साथ आने वाला पीहर पक्ष का जो पारिवारिक सदस्य है उसको ओलंदी कहते हैं। मुख्य तौर पे जो वधु है उसके साथ में जो पीहर पक्ष की तरफ से है वो भाई ही जाते हैं। उसके बाद में आती है डावरिया प्रथा। तो ये जो डावरिया प्रथा है ये रियासती काल में राज परिवार में वधु के साथ जो भेजे जाने वाली दासियों के रूप में जो कुंवारी कन्याएं होती थी तो उनको ही ये डावरिया प्रथा के रूप में माना जाता है। उसके बाद में वैध दासी, ये कुंवारी कन्याएं होती थी, इस चीज को आप लोग है वो ध्यान में रखना। तो वैध दासी जिसे राजा अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता था उसे पड़दायत या पासवान या खवासन है वो कहा जाता था। ये कई लोग तो बताते हैं कि ये इसलिए शुरू हुई थी कि मान लीजिए कोई लड़की है जो राज परिवार की है तो उसको राजा है वो अपने घर पे तो रख नहीं सकता भी, जो कोई विकलांग है या जिसका रंग रूप अच्छा नहीं है, तो जो अच्छा नहीं है तो उसके साथ में कुंवारी लड़कियां भेजी जाती थी। तो जिसके साथ उसकी शादी होती थी जिस राजा के साथ, तो वो उस रानी के साथ संबंध ना रखे इन लड़कियों के साथ संबंध है वो रखते थे, तो जिसके तौर पर इनको उपपत्नी के रूप में माना जाता था। तो उसे पड़दायत या पासवान या खवासन है वो कहा जाता था। उसके बाद में जुआ जुई, ये विवाह से संबंधित ये खेल है, ये जो जुआ जुई संबंधित होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से खेल है वो भी आप जिन्हें ये खेल खेल लिए हैं तो वो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। ये भी कर देना भी हाँ मैंने जीता था या हारा था। आणो, ये वधु का दूसरी बार जो ससुराल में आना होता है उसको आणो बोला जाता है। उसके बाद में आता है मुकलावा या गोणा, विवाह के पश्चात वधु को ससुराल भेजने की ये रस्म होती है। पुराने समय में क्या होता था कि जो लड़की छोटी है उसकी शादी उसकी बड़ी बहन के साथ कर दी जाती थी, लेकिन उसको ससुराल है वो नहीं भेजा जाता था। लेकिन जब ससुराल भेजा जाता था तब उस जो रस्म है उसको मुकलावा या गोणा है वो कहा जाता था। तो ये जो विवाह के पश्चात जो सामान देते थे घर का, उसी रस्म को बोला जाता था कि मुकलावा या गोणा। उसके बाद में है भंडार, ये विवाह के पश्चात वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोजन है उसको भंडार है ये बोला जाता है। इसे सुहाग थाल भी कहा जाता है। तो ये जो रीति रिवाज की जो रस्में थी वो आज हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में जो कई जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम टेस्ट के माध्यम से या जो रिवीजन क्लास है उनके माध्यम से ले लेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ आपको करवा चुका हूँ। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपने 100% चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो है उसको भी लाइक है वो कर दिया होगा। ये भी सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये जो 20-25 मिनट की वीडियो है, तो 20-25 मिनट तो इन वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है, उसके बाद में इनको अपलोड करना पड़ता है, इनके लिए ये मटेरियल भी तैयार करना पड़ता है। तो आप लोग देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।